हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम शेयर शॉप। तो आइए आज हम जानते हैं इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आइडिया वोडाफोन के बारे में। तो एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि ये जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, ये अभी तक मैं बिगनर्स को ही लेके चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो वहां तक पहुंचे जो लोग आज तक शेयर मार्केट से डरते हैं या फिर नहीं समझने के कारण इससे दूर रहते हैं, या फिर शेयर मार्केट के बारे में उनके दिमाग में धारणा बन गई है कि ये तो भाई हमारे बस की बात ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड कर सकता है। ये मार्केट सबका है बॉस। आपने तो ऐड तो सुना ही होगा। तो ये मार्केट पे आपका उतना ही हक है जितना एक एक्सपीरियंस आदमी का या फिर दूसरे ट्रेडर का है जो बराबर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 1 रिजल्ट। अब देखिए क्वार्टर क्या होता है। तो क्वार्टर चलता है हमेशा, अभी फर्स्ट क्वार्टर बोल रहा हूँ, मतलब ये शुरुआत होता है, आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में और शुरुआत होता है अप्रैल के महीने से, 1 अप्रैल से। देखो तो हो जाता है हमारा क्वार्टर अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर रिजल्ट आ गए। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर 2 हो गए। फिर तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा हो गया। फिर चौथा क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च एंड, है ना। तो ऐसे चलता है ये क्वार्टर 3-3 महीने का, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2023 का ये पहला क्वार्टर है जो जून में एंड हुआ है, जिसके सारी कंपनियों को 3-3 महीना पे अपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होता है। वो जारी करते हैं कि आपका कंपनी अभी तक क्या हुआ, क्या ग्रोथ है, कितना कर्ज है, सब लोगों को बताओ, ताकि भाई शेयर होल्डर के सब कुछ आपके बारे में पता चलता रहे। और यही सब चीज़ देख के निवेशक फिर उस कंपनी में निवेश करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, क्वार्टर 1 रिजल्ट, फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहला क्वार्टर का रिजल्ट। ये कंपनी जो वोडाफोन आइडिया है उसके घाटे कम के आए हैं। जी हाँ, घाटे में घाटा हुआ नहीं, घाटा घट के आया है। तो क्या हुआ है, पहले घाटा था कितना, 7,319 करोड़, जो इस क्वार्टर में 7,296 करोड़ तक घट के आया है। जी हाँ, इसमें मामूली सी कमी है, बस 23 करोड़ की कमी रहा, लेकिन घाटा घट के आया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब देखिए कंपनी 5G स्पेक्ट्रम में बढ़ चढ़ के भाग ली है, उसने इसमें बोली भी लगाया है ना, 18,799 करोड़ इसके लिए इसको चुकाने होंगे, और इसको 33 सर्कल का 5G राइट मिल भी चुका है। जी, ये तो रहा अच्छी खबरें। अब आइए वोडाफोन के लिए एक और अच्छी खबर ये रही कि वोडाफोन में सबसे अच्छी बात ये रही कि इसका ARPU, मतलब ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब जितने लोगों के पास वोडाफोन का सिम है या फिर जो भी सर्विस इसका यूज कर रहे हैं, हर एक आदमी पे, समझे, हर मतलब पर हेड अगर कहा जाए तो, या फिर पर सिम अगर बात करें तो, मतलब पर यूजर जितने भी चाहे इसके जिस वे में यूज कर रहे हैं, कोई वाईफाई यूज कर रहा है या फिर कोई सिम यूज कर रहा है, तो पर यूजर इसके रेवेन्यू में इस बार ग्रोथ हुआ है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, कारण कि अगर पर यूजर ग्रोथ हो रहा है तो इसका टोटल ग्रोथ तो होना ही होना है। तो इसका पर यूजर ग्रोथ हुआ है कितना, जो कि आधार पर 23.4% बढ़कर 128 पर यूजर रहा, जो कि पहले 104 रुपये पर यूजर था, मतलब 23.4% का इसमें ग्रोथ हुआ है। और ये ग्रोथ क्यों हुआ, तो ये ग्रोथ हुआ है टैरिफ के जो भी कीमत बढ़ी थी हाल में, उसके चलते ये ग्रोथ इसमें दिख रहा है। अब देखिए एक चीज़ और देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के आय, मतलब कंपनी की आमदनी कैसी रही। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की शुरुआती क्वार्टर में ही कंपनी की आय में सालाना तौर पर 13.7% की उछाल देखा गया, जिसके साल की जून तिमाही में 9,152 करोड़ थी, जो आय बढ़कर अब 10,410 करोड़ हो गई। इसमें लगभग 1,258 करोड़ की वृद्धि देखी गई है। आय में वृद्धि हो गई है ना, उधर घाटे में घाटा हो गया, वो भी फायदा की बात, ये भी फायदे की बात। पर यूजर इधर इनका रेवेन्यू भी बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गया मतलब। और दूसरी बात रहा कि इतने रिजल्ट आने के बाद भी इसके जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो वोडाफोन से खुश नहीं हैं।
मतलब इनका अनुमान था कि इनका जो घाटा घट के 7,296 करोड़ रुपये रहा है, इनका घाटा घट के कम से कम 6,500 करोड़ तक आना चाहिए था। उनका अनुमान ये था, इसलिए एक्सपर्ट कर रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक, ये हर किसी कंपनी के बारे में देखिएगा, हर कंपनी, किसी कंपनी जब 3 महीना होता है तो इसके जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, वो इसके बारे में एक स्पेकुलेशन, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका तो जिस तरह से परफॉर्मेंस है उसको देख के ये लग रहा है कि ये इतना तक परफॉर्मेंस करेगा, इसका घाटा इतना कम जाएगा, या फिर इसकी ग्रोथ में इतनी वृद्धि हो जाएगी, या फिर इसकी प्रॉफिट में इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो हर कंपनी के बारे में इनका एक एनालिसिस होता है। तो वोडाफोन पहले ही घाटे में चलने वाली कंपनी, इसको ये लगाए थे कि चलो इसकी घाटा जो इस बार थोड़ा ज़्यादा घटेगा, कंपनी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसको काम कर रही है तो शायद और घट के आएगा, लेकिन इनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चला, थोड़ा सा घाटा कम ही घटा, घाटा को और घटना चाहिए था। तो यही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वोडाफोन के जो नतीजे रहे वो आशा के अनुरूप नहीं रहे, उससे खराब रहे। अब हम बात करते हैं साल के पहले तिमाही में सालाना तौर पर कंपनी के ये सब्सक्राइबर में भी कमी नज़र आई है। देखिए, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि लोग अगर आपको छोड़ रहे हैं, ये कैसे होता है, कंपनी अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देती है। जैसे मेरे पास अगर वोडाफोन का सिम है तो हम क्यों छोड़ेंगे, हमें तो कहीं ना कहीं पैसे देने हैं, इसका मतलब आप सर्विस अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो फिर लोग, आजकल लोगों के पास ऑप्शन है, वो तुरंत क्विट कर जाते हैं। तो फिर ये होता है, सब्सक्राइबर की कमी आई है, 24 करोड़ रहे, जो कि पिछले साल जून तिमाही में ये 24.3 करोड़ थे, यानी लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर की इसका एक साल में कमी देखा जा रहा है। और क्या है, अगर हम ईबी डेटा की बात करें, अभी जो हम बात कर रहे हैं, ईबी डेटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इनकम, आई फॉर इनकम, टी फॉर टैक्स, डी फॉर डिप्रिसिएशन और ए फॉर अमोर्टाइजेशन। अब देखिए, इसमें सब कुछ आप समझ गए होंगे, लेकिन एक वर्ड एमोर्टाइजेशन समझ में नहीं आ रहा होगा। ये समझ लीजिए कि डिप्रिसिएशन के ही सिनोनिम्स के टाइप पे होता है, बस डिप्रिसिएशन किसी मशीन या बिल्डिंग में होता है, जबकि एमोर्टाइजेशन लोन में लगता है, क्योंकि मन के भी घर्षण तो नहीं सकता ना, उसको हम घिस के कम नहीं कर सकते, उसमें कमी आती है बाई EMI, बाई मंथली, बाई जो कमी आती है उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डीमोनेटाइजेशन से समझ लीजिएगा एमोर्टाइजेशन। तो ये रहा कंपनी का वोडाफोन का। अगर देखा जाए तो वोडाफोन का मेन इशू है इसका जो लॉस है, इसका लॉस नहीं कम कर पा रहे हैं, और इसका लॉस अभी तक जो बात करें तो इसका टोटल 20,000 करोड़ का देनदारी है, जो कि लगभग यह स्पेक्ट्रम फी के रूप में 11,660 करोड़ है, और AGR में 6,727 करोड़ है, और बैंकों का जो बकाया है इनके पास, बैंकों का जो इनके पास ड्यू है वो है 1,520 करोड़ का, है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं, हमने वोडाफोन का फाइनेंशियल देख लिया, कंपनी क्या है, अभी क्या कर रही है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इस पे एक एनालिसिस करेंगे कि क्या कंपनी लेने लायक है, इसमें अभी हम इंटर कर सकते हैं, या फिर करें तो कितने से करें, क्या ये मल्टी बैगर हो सकता है। देखिए, वोडाफोन में निवेश करने या नहीं करने का ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ये डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए। अब अगर इसमें चाहिए तो कैसे लिया जाता है, एक बार आप इसके फिनेंशियल रिजल्ट को दोबारा से गो थ्रू होइए, और Q1 के नहीं, एक बार इसके आप बैलेंस शीट को इसको सामने रखिए और जाइए। अगर Q1 के रिजल्ट को देखें तो इसमें आपको कुछ चीज़ें अच्छी जरूर नज़र आएंगी। जैसे दोबारा से पढ़िए तो घाटे इसके कम हो रहे हैं, मतलब कंपनी इस पर वर्कआउट कर रही है, कंपनी जोर शोर से लगी हुई है कंपनी को घाटे कम करने में, और वो दिख भी रहा है। दूसरी बात, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इसके बढ़ के आए हैं, जो भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। और तीसरी बात क्या थी, तो इसके जो फाइनेंशियल ईयर के, है ना, कंपनी का जो इनकम है वो भी इस बार 13.7% जो बढ़ के आए थे, वो भी इसके अच्छे सिस्टम लग रहे हैं, कंपनी में सुधार होने के चांस मुझे दिख रहे हैं। और देखिए, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इससे जो लोग डरते हैं, वो ये है कि इसके देनदारी से, मतलब इसके पास कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 20,000 करोड़ के इसके पास अभी तक देनदारी, और सब लोग इसीलिए डरते हैं कि इतना पैसा ये लाएगा कहाँ से। तो देखिए, इसका आपको कुछ चीज़ें तो इकोनॉमी में घटनाएं घट रही है, उससे थोड़ा बहुत आपको क्लू मिल जाएगा। आपने हाल ही में सुना होगा, एक बैंक था
है ना। बैंक था नहीं, बैंक अभी भी है, और वो है यस बैंक, जो कि 2000 करीब 19-20 के दिवालिया के कगार पे आ गई थी। लेकिन सरकार आगे बढ़ के इस बैंक को बचाया और इसके मुख्य स्टेक होल्डर के रूप में SBI आई और कई बैंक आए हैं, सारे ने मिलकर इसे बचाया। आज देखिए उसमें ग्रोथ आना शुरू हो गया। उसके अगर 3-4 क्वार्टर के देखिएगा रियल बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब तो उसमें सुनते हैं बाहर से भी इन्वेस्टर आ गए हैं, और इस पर हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है कि कौन कौन से इन्वेस्टर कितने कितने स्टेक उसमें लेके निवेश कर रहे हैं। तो डिटेल्स जानने के लिए मेरे चैनल पे एक बार जाइए और आपको यस बैंक का वीडियो दिख जाएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब बात आती है उससे में सीखने का क्या चीज़ है। जब कोई दिवालिया कंपनी को दोबारा सरकार जब चाह ले तो खड़ा कर सकती है, तो अभी तो वोडाफोन में बहुत कुछ बचा हुआ है ना। इसको तो 5G के स्पेक्ट्रम भी मिल गए, 33 सर्किल के राइट्स भी मिल गए हैं। तो अब क्या चाहिए। तो मुझे लगता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे नहीं, अभी के लेवल पे नहीं। अभी इन्वेस्टमेंट आप इतना ही करिए ताकि इसमें अगर कुछ चीज़ें अगर ये बद से बदतर भी हो जाए तो आपको उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़े। या तो फिर जैसे कहते हैं ना भाई पान खा के थूक दिया, तो आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उतना ही अमाउंट इसमें डालिए ताकि आपको कुछ फ़र्क उसमें नहीं पड़े। और लेकिन हाँ, एक बार आपको मौका ज़रूर मिलेगा, दोबारा वहाँ पे मार्जिन बढ़ाने की ज़रूरत होती है इन्वेस्टरों को, जब इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट दिखने लगे, जब इसके फाइनेंशियल में सुधार आ जाए, जब इसके पास इन्वेस्टर आ जाए और एक ब्रेक इवन पॉइंट दिखा, अब तो यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है, कारण इसके फाइनेंशियल सुधर गए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देने का बनता है। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए, और अभी थोड़ा सा इससे बच के रहिए और उतना ही पैसा इसमें डालिए जितने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़े। कम से कम 7-2 साल तक भी ये ना चले तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। तो ये था मेरा राय वोडाफोन पे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।